अगर बोस और गांधी को एक साथ कटघरे में खड़ा किया जाए तो कौन सही कौन गलत? At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी के बाद से ही एक सवाल है जो पूरे भारत की जनता को दो ग्रुप्स में डिवाइड करता है कि भारत की आजादी किसकी वजह से मिली। एक ग्रुप कहता है बापू की वजह से और दूसरा कहता है नेताजी की वजह से। अंग्रेज कहते थे हम महात्मा गांधी जी से नहीं डरते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डर अंग्रेजों के बीच में बहुत था। Gandhi asked Britain to quit India. Bose said, "I will make them quit." बोलना कि हम लोग धरने में बैठे थे और अंग्रेज चले गए, अरे भैया अहिंसा से तो दिल्ली में आपका किराएदार मकान नहीं छोड़ता। अब क्या बचकानी बातें कर रहे हो आप लोग? पर सच्चाई क्या है? जितने लोग आज गांधी और बोस के नाम पे झगड़ रहे हैं, क्या उतनी ही दुश्मनी उन दोनों में थी? और इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि किसके विचारों को साथ में लेकर 21वीं सदी में भारत सुपर पावर बन सकता है। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे आज़ादी हासिल करने से लेकर देश को चलाने तक हर इम्पोर्टेंट इशू पर गांधी जी और बोस की सोच में क्या डिफरेंस था। 19वीं सदी के आखिरी दशक में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एज अ लॉयर काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनकी वजह से उनका सामना हुआ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से। 1893 में डरबन कोर्ट में अपनी दलील पेश करते वक्त मैजिस्ट्रेट ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा। गांधी जी ने इसका इनकार किया और कोर्ट से बाहर चले गए। फिर इसी साल उन्हें ट्रेन में सफ़र करते वक्त फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने से रोका गया और बाहर निकाल दिया क्योंकि उनका रंग काला था और वो इंडियन थे। और उस समय ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बस गोरे लोगों को बैठना ही अलाउ था। भारतीयों के खिलाफ रंग के बेसिस पर इतना भेदभाव देखकर गांधी जी निराश हुए और सोचने लगे कि कैसे इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भरे हुए सिस्टम से लड़ा जा सकता है। फिर इसी साल उन्होंने पढ़ी लियो टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू, जिससे उन्हें पहली बार पता चला कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर कैसे सिस्टम से लड़ा जा सकता है और सोशल चेंज लाया जा सकता है। फिर उन्होंने अपने अहिंसा के रास्ते पर चल के साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन पर लगाए जाने वाले टैक्सेस को बंद किया, ऐसे लॉज को खत्म किया जो भारतीयों की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लाते थे, और साथ ही उन्होंने भारतीय मजदूरों की ओवरऑल कंडीशन को इम्प्रूव किया। इस सक्सेस की वजह से गांधी जी का अहिंसा पर विश्वास और पक्का हुआ। उन्होंने इंडिया आकर इसी स्ट्रेटेजी को आज़ादी दिलाने के लिए इस्तेमाल करने का तय किया। इसके लगभग 25 सालों बाद यंग सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तब की इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम 4th रैंक लाकर क्रैक की। इतना सिक्योर और प्रेस्टिजियस करियर ऑप्शन छोड़कर उन्होंने गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होकर 1921 में भारत आने का निर्णय लिया। किसे पता था कि दोनों की मंजिल एक होकर भी रास्ते अलग होने वाले थे। गांधी जी का मानना था आज़ादी केवल अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते से ही मिल सकती है। आज़ादी ही नहीं बल्कि जीवन में कोई भी गोल हासिल करने के लिए सत्य और अहिंसा का रास्ता सही है। दूसरी तरफ बोस का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह से देश को आज़ाद नहीं किया जा सकता। पर वो ये भी बात एक्नॉलेज करते थे कि गांधी जी के रास्ते पर चलने से भारतीय जनता में फॉरेन पावर के अगेंस्ट यूनिटी देखने मिली, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। बोस का ये मानना था कि गांधी जी की नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट सिर्फ लोकल लेवल पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को वीक कर सकती है, पर आज़ादी पाने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। आज़ादी के लिए नेशनल लेवल पर आर्म्ड रिवॉल्यूशन होना जरूरी है। बहुत लोग नेताजी को इस बात पर क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर के समय नाजिज्म को सपोर्ट किया, पर रियलिटी यह है कि उनकी जर्मनी से अलायंस आइडियोलॉजिकल बेसिस पर नहीं थी बल्कि स्ट्रेटेजिक बेसिस पर बनी थी। उनको नाजिज्म की आइडियोलॉजी और फिलोसफी से कोई लगाव नहीं था, बस उनको ब्रिटिश एम्पायर का दोगलापन पसंद नहीं था। क्योंकि एक तरफ ब्रिटेन भारतीय नौजवानों को यूरोपियन देशों की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए भेज रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं के देश को आज़ादी देने से इनकार कर रहे थे। और अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमारे लिए हिटलर से बड़ा विलन था विंस्टन चर्चिल, क्योंकि उसी की वॉर टाइम पॉलिसी की वजह से बंगाल फेमाइन में 30 लाख बेगुनाह भारतीयों की भूखमरी से मौत हुई थी। इसी बात को एक करंट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। भारत ने अभी तक गांधी जी के रास्ते पर चलकर बातचीत से इस बात का सोल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास किया है। पर आपको क्या लगता है, नेताजी के रास्ते पर चलकर मिलिट्री इन्वेजन से इस बात का सोल्यूशन निकाला जा सकता है
एक बार अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर मिलिट्री अटैक कर दिया तो वहाँ से आगे पूरी सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। और ये बात भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर है। इस वजह से ये लड़ाई बॉर्डर के दोनों तरफ लाखों बेगुनाहों की जान ले सकती है। अब रशिया को ही देख लीजिए, प्रेसिडेंट पुतिन को लगा था यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद यूक्रेन जैसा छोटा सा देश 1-2 महीने में ही अपने घुटने टेक देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ये वॉर इतना लंबा चल रहा है जिसमें रशिया का भी बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और जो बेगुनाह इसमें मारे गए हैं वो नुकसान अलग। आप इतिहास का कोई भी वॉर उठा के देख लो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो हम सबको एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, अगर इंडिया जैसा मॉडर्न देश इफेक्टिवली चलाना है तो हमें गांधी और बोस दोनों के विचारों को साथ में लेकर चलना होगा। गांधी जी की बातचीत वाले रास्ते का इस्तेमाल जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर करना चाहिए, पर अगर पानी सर से ऊपर चला जाए तो नेताजी के रास्ते पर चलकर हमें दुश्मन को ठोक देना चाहिए। गांधी जी और बोस दोनों भी सोशलिज्म के फेवर में थे और कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। दोनों ने अपनी पब्लिक स्पीचेस में कई बार कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। गांधी जी का क्रिटिसिज्म काफ़ी एक्सट्रीम था, वहीं दूसरी तरफ बोस का मानना था कि कैपिटलिज्म के नाम पर वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए। गांधी जी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर सेविंग मशीन्स के अगेंस्ट थे। उनका मानना था मॉडर्न डेज मशीनरीज इंसानों के हाथ से काम छीन रही है और उन्हें भूखा मरने के लिए मजबूर कर रही है। उनका मानना था कि जहाँ पर मॉडर्न डेज मशीनरीज की जरूरत है वहीं पर उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर भारत जैसा देश जहाँ पॉपुलेशन की वजह से मजदूरों की कोई कमी नहीं है वहाँ पर उन्हें मॉडर्न डेज मशीनरी से रिप्लेस ना किया जाए। Mechanization is good when the hands are too few for the work intended to be accomplished. It is an evil when there are more hands than required for the work, as is the case in India. गांधी जी कहते थे कि जो लोग ट्रेड और इंडस्ट्रीज की मदद से ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो उन्होंने अपनी वेल्थ सोसाइटी के साथ शेयर करनी चाहिए और ये पैसा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए। गांधी जी की इसी थ्योरी को ट्रस्टीशिप थ्योरी कहा जाता है, जिसमें कैपिटलिस्ट ट्रस्टीज की तरह काम करते हैं जो सिर्फ खुद के ही बारे में ना सोचकर सोसाइटी के बारे में भी सोचे। गांधी जी ने अपने जीवन में कैपिटलिज्म के नाम पर सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनीज किस हद तक जा सकती है, कितने बेगुनाहों की हत्या कर सकती है, ये एक्सपीरियंस किया था। वो चाहते थे कि आगे चलकर भारत देश ऐसा ना बने और पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया का अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बने। गांधी जी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी चाहते थे जो गवर्नमेंट कंट्रोल में ना हो। वो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं थे। उनका मानना था इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि भारत का छोटे से छोटा गांव आत्मनिर्भर बने, वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए ताकि वहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। इसलिए उन्होंने विलेज सर्वोदय की आइडिया को डेवलप किया था। दूसरी तरफ नेताजी शुरुआत में तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, पर बाद में उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने का तय किया, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि इकोनॉमिक फ्रीडम की मदद से ही पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम पाया जा सकता है। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। हरिपुरा कांग्रेस की स्पीच में उन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप करना जरूरी है जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप हो। मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड की वजह से जो मजदूर बेरोजगार हो गए थे उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से रोजगार प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे भारत की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ सकता है। बोस का मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम फॉरेन कंट्रीज के साथ ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकते हैं। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि नेताजी मिलिट्री और डिफेंस के एक्सपर्ट थे। 1930s में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के दौरान उन्होंने भारतीय नौजवानों के साथ मिलिट्री यूनिफॉर्म में गार्ड ऑफ ऑनर में पार्टिसिपेट किया था, पर मिलिट्री पावर का ऐसा डिस्प्ले गांधी जी को कुछ ठीक नहीं लगा। गांधी जी पहले से ही मिलिट्री फॉर्मेशन के खिलाफ थे। उनके हिसाब से आइडियल सोसाइटी ने ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सेल्फ रेगुलेशन के बेसिस पर फंक्शन करना चाहिए।
उनके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस और आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और लोगों ने खुद को सेल्फ रेगुलेट करके डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए। रिलीजन के बारे में गांधी जी की बिलीफ थी कि हर धर्म की एक मंजिल है, पर वो उस मंजिल पर पहुंचने के अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। पर्सनली गांधी जी के लिए गरीबों की सेवा करना ही भगवान की पूजा करने के समान था। उनका मानना था रिलीजन एक बाइंडिंग फोर्स है, धर्म की वजह से ही लोग एकजुट रहते हैं और हर व्यक्ति को अपना धर्म आज़ादी से प्रैक्टिस करने का हक होना चाहिए। वो ऐसे देश को इमेजिन ही नहीं कर सकते जहाँ पर कोई धर्म ना हो। दूसरी तरफ नेताजी कुछ कम नहीं थे। वो उपनिषद और भगवद गीता के टीचिंग्स पर विश्वास करते थे और स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर्ड थे। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के वो सख्त खिलाफ थे, चाहे वो हिंदूज के खिलाफ हो या फिर माइनॉरिटीज़ के। ब्रिटिशों की जेल में मुस्लिम और क्रिश्चियन कैदियों को अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करना अलाउ था। ये देखकर उन्होंने जेल में हिंदुओं के लिए भी दुर्गा पूजा करने की व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात की डिमांड की। पर्सनली वो ये मानते थे कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आज़ाद हिंद सेना के फॉर्मेशन के दौरान भी हिंदू धर्म के रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए किया। दुर्गा माता का नाम लेकर उन्होंने महिलाओं को उनकी फौज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। आज़ाद हिंद फौज में सभी धर्म और जातियों को समान माना जाता था। उनका मानना था कि आज़ाद भारत ने हर धर्म के बारे में न्यूट्रल रहना चाहिए और एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे तो दोनों भी भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बड़े चेहरे रह चुके हैं, बस दोनों में फर्क इतना था कि दोनों के विचार अलग थे पर मंजिल एक थी, भारत की आज़ादी। गांधी जी के विचार थोड़े फिलोसॉफिकल थे, वही दूसरी तरफ नेताजी सिचुएशन को कैसे प्रैक्टिकली हैंडल किया जाए इसके बारे में बात करते थे। अगर आपको ये हिस्ट्री स्कूल की बुक्स में ना मिले तो डोंट वरी, इक्लेक्टिक भारत पे आपको जरूर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब का बटन जल्दी दबाओ।